हेलो बच्चों, सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आज क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में टॉपिक लेकर आए हैं लॉ ऑफ हेनरी अर्थात हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या होता है? 1803 में एक वैज्ञानिक है आपके जो लिखी है हेनरी। तो हेनरी नामक वैज्ञानिक ने 1803 में एक नियम प्रतिपादित किया, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। और ये आपका जो हेनरी का नियम है ये मतलब गैसों के भौतिक गुणों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? गैसों के भौतिक गुणों से संबंधित होता है। तो हम लोग हेनरी के नियम को देखने से पहले टॉपिक देखते हैं हल्का सा, द्रवीय विलयन। क्या देखते हैं? द्रवीय विलयन। इसका मतलब होता है वह विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलेय भी द्रव हो। अर्थात क्या हो? विलायक क्या होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। और आपका जो विलेय है वो आपका गैस होना चाहिए। ठीक है? ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, विलेय गैस हो, ऐसे विलयन को हम द्रवीय विलयन कहते हैं। इसकी परिभाषा और भी हो सकती है। द्रवीय विलयन में हमेशा विलायक जो होगा वो द्रव होगा, विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। लेकिन हमें पढ़ना है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम एक ऐसे द्रवीय विलयन को एक्सप्लेन करता है जिसमें विलेय जो आपका विलायक है वो द्रव है और विलेय है वो आपका गैस है। तो ऐसे विलयन के लिए जो हेनरी ने एक नियम प्रतिपादित किया उसे हम बोलते हैं हेनरी का नियम। अब हेनरी के नियम की परिभाषा क्या बताई गई कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में, द्रव का मतलब विलायक होता है, विलायक एज जल, ठीक है? तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा विलयन के दाब के समानुपाती होती है। या इसे हम यूं कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। ठीक है? ये तो आपका था हेनरी का नियम। तो इसे हम देखते हैं। माना क्या हुआ कि जैसे हमने एक पात्र लिया, क्या लिया? एक पात्र लिया और इसमें हमने डाला है जल। क्या डाला है? जल डाला है। और या जल क्या है? मतलब द्रव है। अब हमें द्रव में क्या करनी? गैस को मिलाना है। मान लिया इसमें हम मिला रहे हैं O2, ऑक्सीजन गैस मिला रहे हैं। अब ऑक्सीजन गैस कैसे मिलाएं? जैसे ही हम इस पर प्रेशर डालेंगे, जितना अधिक प्रेशर डाल लेंगे उतनी अच्छे तरीके से ऑक्सीजन जल में मिल जाएगी। जैसे ही मतलब अगर प्रेशर कम होगा तो उतने अच्छे तरीके से ऑक्सीजन जल में नहीं मिलेगी। यही नियम आपका है हेनरी का नियम। ठीक है? तो माना कोई एक द्रव है अर्थात विलायक है यानी कि जल है, उसमें घुलने वाली गैस की मात्रा माना m है और उसका दाब P है। तो परिभाषा के आधार पर क्या बताया गया कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुलने वाली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। ये आपका हेनरी का नियम है। अब इस चिन्ह को हटाने के लिए नियतांक का इस्तेमाल करेंगे। तो m बराबर k इंटू P, ये आपका क्या है? हेनरी का नियम। जहां ये k बराबर क्या है? k बराबर आपका हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट या इसे हम बोल सकते हैं समानुपाती नियतांक या समानुपाती स्थिरांक। ये आपका था हेनरी नियम। हेनरी के नियम को अगर हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें तो एक टॉपिक हम आपके इसी चैप्टर में है मोल अंश। क्या है? मोल अंश। और मोल अंश को मोल अंश या इसे हम बोलते हैं मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं? मोल अंश या मोल प्रभाज। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि किसी विलयन में विलेय कितना है
और विलायक कितना है। क्योंकि जैसे मान इधर देखें हम, जैसे ये कोई पात्र लिया और ये इसमें जो विलयन है वो दो लोगों से मिलकर बना है। मान लिया ए से मिला है और बी से बना है। ए की मात्रा इसमें है 0.2% और चलो परसेंट हटा दीजिए, और बी की मात्रा है 0.8%। तो अब इन दोनों का योग क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि किसी विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाज हमेशा 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अब इस विलयन में ए कितना है, ए है 0.2 और बी कितना है 0.8। तो ये तो मतलब मोल अंश या मोल प्रभाज में क्या बताता है कि कोई पदार्थ किस विलयन में कितनी मात्रा में है, ये हमें मतलब जानकारी कौन देता है, मोल अंश देता है। अगर हम हेनरी के नियम को मोल अंश के पदों में देखें, हेनरी के नियम को किसके पदों में देखें, मोल अंश के पदों में देखें, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि स्थिर ताप पर गैस का जो दाब होता है, स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके लिए हम देखते हैं मोल अंश को हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, x से। जो दाब है, दाब कहां पर लगाया गया, गैस को विलयन मतलब गैस को विलायक में घोलने के लिए दाब किसके अनुक्रमानुपाती होगा, मोल अंश के, मोल अंश के या मोल प्रभाज के। दाब को हमने P से प्रदर्शित किया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका X हो जाएगा। या X बराबर क्या है, मोल अंश है या मोल प्रभाज है। तो यहां से P अनुक्रमानुपाती या समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे KH into X, KH into X, जहां P क्या है, दाब है, X क्या है, मोल अंश, और KH बराबर हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। तो ये तो था आपका हेनरी का नियम। अब एक बार फिर से आप इसकी परिभाषा देख लें। क्या बताया जाता है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। अब इसे मान लिया कुछ शब्दों का इधर हेर फेर करके इसकी मतलब अलग अलग परिभाषाएं बनाई जा सकती हैं। अब हम हेनरी के नियम के देखते हैं अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के क्या देखते हैं, अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग देखने में सबसे पहले हम देखते हैं कि हेनरी का जो नियम है इसका अनुप्रयोग होता है, यानी कि इसका एप्लीकेशन है शीतल पेय बनाने में। शीतल पेय बनाने में का मतलब है, जैसे शीतल पेय जैसे मान लिया सोडा वाटर, तो आप लोगों ने पिया ही होगा सोडा वाटर। अब सोडा वाटर में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी आपको बताया था कि ऐसा विलयन है यहाँ पर इसमें विलायक द्रव है और विलय गैस है, तब हेनरी का नियम फॉलो होता है। अब सोडा वाटर कब बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें घोला, जल में घोला। तो कार्बन डाइऑक्साइड को घोला अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, विलय है, किसमें घोला, जल। जल क्या है, द्रव है, जल क्या है, द्रव है। तो द्रव में किसे घोला, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अर्थात शीतल पेय बनाने में हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। अब जल में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलानी है, किसके अकॉर्डिंग मिलाएंगे, हेनरी के नियम के आधार पर। क्या करेंगे, स्थिर ताप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को H2O की बोतल में फिट कर देते हैं अर्थात भर देते हैं। जैसे ही हम सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं, डांट उसकी ढक्कन खोलते हैं, तो गैस बाहर निकल जाती है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है गोताखोरों से संबंधित। क्या होता है, जब गोताखोर समुद्र में मतलब नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु में सांस लेना पड़ता है। जो गहरे समुद्र होते हैं, वहां जब गहरे समुद्र में गोताखोर तली में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब की वायु में सांस लेना
पड़ता है। अब होता क्या है, एक तो प्रेशर जल का आ रहा है ऊपर, एक वायुमंडल का प्रेशर आ रहा है, गोताखोरों के ऊपर एक वायुमंडल का प्रेशर आ रहा है और एक जल का प्रेशर आ रहा है। तो उच्च दाब की वायु में उन्हें सांस लेनी पड़ती है। फिर क्या होता है, उच्च ताप पर N2 और O2, N2 यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो रक्त मतलब कि रक्त में क्या होती है, विलेयता बढ़ जाती है। रक्त में विलेयता बढ़ जाती है, मतलब हमारे जो गोताखोर होते हैं जब वो मतलब पानी के अंदर होते हैं तो उनकी नसों में क्या होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो विलेयता होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं, अर्थात जब गोताखोर पानी मतलब समुद्र की तली से ऊपर की ओर आते हैं, तो जो नसों में अर्थात नसों में मसल्स में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस घुली है वो क्या होती है, बुलबुलों के रूप में खून से निकलती है। बुलबुलों के रूप में कहां से निकलती है, ब्लड से निकलती है। किसके ब्लड से, गोताखोरों के ब्लड से निकलती है। अब क्या होता है, ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं और रक्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण गोताखोरों को अत्यंत पीड़ा होती है और जो कभी कभी घातक भी सिद्ध हो जाती है, सिद्ध हो सकती है। तो इससे क्या होता है, अब जैसे ही गोताखोर जब ऊपर की ओर आते हैं तो उनकी नसों में जो ब्लड का प्रेशर है उसके कारण क्या होता है, अनेक मेडिकल कंडीशन इंड्यूस हो सकती हैं। हो सकता है उनका जो रक्त है मतलब शरीर है वो जख्मी हो सकता है, नसें फट भी सकती हैं, अनेक तमाम प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसी दिक्कत से बचाने के लिए बाद में क्या किया गया, जो गोताखोरों का सिलेंडर होता है उसमें नाइट्रोजन के स्थान पर मतलब हीलियम गैस को इंक्लूड कर दिया गया। हीलियम गैस को इसलिए इंक्लूड किया गया सिलेंडर में क्योंकि इसकी विलेयता बहुत कम होती है। तो ये तो था गोताखोरों के बारे में, जिससे गोताखोरों को बाद में बहुत राहत हुई। अब इस नियम की कुछ सीमाएं हैं, मतलब कुछ कंडीशन है कहाँ पर ये नियम फॉलो होगा। जैसे पहला नियम है दाब अधिक ना हो, अर्थात अधिक दाब पर हेनरी का नियम फॉलो नहीं होता है। दूसरा है ताप बहुत कम ना हो, मतलब टेम्परेचर बहुत कम ना हो, यानी कि हमने पहले ही बताया था इसमें कि ताप आपका कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जितना लिया उतना होना चाहिए। तीसरा है विलयन तनु हो, यानी कि विलयन कैसा हो, विलयन पतला होना चाहिए, अर्थात विलयन सांद्र ना हो। और चौथी कंडीशन है ये गैस, जो भी गैस विलायक का मतलब भाई द्रव हो जाएगा आपका, तो गैस विलायक से क्या ना करे, रासायनिक अभिक्रिया ना करे, तब जाके आपका ये नियम फॉलो होगा। ओके।